आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 38 देखने वाले हैं दोस्तों हम, पंचायती राज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। और टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों हमारे जरूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएंगी। पंचायती राज की बात करेंगे दोस्तों। आपको पता ही है कि गांधी जी का सपना था हमारे गांव को स्वराज दिया जाए। भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और जब तक हम गांव को ताकत नहीं देंगे तब तक हमारा देश डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, 70% इज टू 30, मतलब 70% 30% का रेशियो है। ठीक है, हमारी 60 से 70% जनता जो है वो गांव में है। ठीक है, शहरीकरण तो बहुत बाद में हुआ है ना, तो गांव को ताकत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जितनी डेवलप्ड कंट्रीज को देखेंगे, हमारे यहां ये सिस्टम बहुत अच्छे से भले ही लागू नहीं किया हो, जो 3 टियर सिस्टम है ना हमारा। 3 टियर क्या, फर्स्ट टियर पे कौन है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड टियर पे कौन है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड टियर पे आपके डिस्ट्रिक्ट और गांव। ठीक है, तो अगर हमने भले ही 3 टियर सिस्टम बहुत अच्छे से लागू नहीं किया हो, लेकिन जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आपको जान के हैरानी होगी, उन सब ने ये अच्छे से लागू किया है, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका हो। समझ रहे हैं? तो पंचायती राज का एवोल्यूशन कैसे हुआ हम इसमें जानेंगे। ये चैप्टर है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम इस लेक्चर में देखेंगे कमिटीज, मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ पंचायती राज का। और दूसरा हम देखेंगे अगले पार्ट में फीचर्स क्या है पंचायती राज के, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, पावर्स इनके पास क्या क्या होती हैं। तो पंचायती राज शुरू करते हैं। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पता ही है, डिसेंट्रलाइजेशन की यहां पे बात हो रही है। सेंटर का हस्तक्षेप कम से कम हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझते हैं ना, जो सेंटर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या? कोई भी गांव है वो अपने हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से गवर्न करेगा। वहां पे बकायदा इलेक्शंस होंगे, पंचायत होंगे, लोगों की काउंसिल बिठाई जाएगी, उनके पास टैक्स कलेक्ट करने की ताकत होगी। समझ रहे हैं? तो ये सब। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, कि जब तक हम अपने गांव को स्वराज नहीं देंगे तब तक कुछ होगा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ पंचायती राज एंड 11th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल डील्स विथ पंचायती राज। 74th अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका लेक्चर हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगला जो चैप्टर है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, लेकिन वो किससे डील करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, और 1992 में फाइनली इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया। यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 1992 में मिली। इतना लेट हो गया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, तो कहानी क्या है? सबसे पहले 1957 में सरकार ने एक कमिटी बनाई। बहुत सारी कमिटीज को हम देखेंगे दोस्तों। सरकार ने कमिटी बनाई, और ये कमिटी को याद रखिए क्योंकि इससे सवाल बनते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये कमिटीज पूछ लिया जाता है, जैसे सीजीएल है, या जो जहां पे जो यूपीएससी के एग्जाम नहीं होते हैं, जहां पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो बहुत ही ब्रॉड नहीं आते हैं। ठीक है, जो जिनके वन वर्ड आंसर होते हैं वो अक्सर कमिटीज को पूछ लेते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय मेहता कमिटी जो है वो किससे एसोसिएटेड थी, तो ये आपको याद रखना है, किससे थी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमिटी आई 1957 में, भारतीय सरकार ने इसको गठित किया। ठीक है, अब उस समय तो था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, इसको देखें कैसे ये इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया, है ना, और उसने ये बोला कि पंचायती राज सिस्टम को बनाने की जरूरत है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी? देखिए, रिकमेंडेशंस आप कॉमन रिकमेंडेशंस से पकड़ के चलिए। यहां पे हर कमिटी बोल रही है कि इलेक्शन होगा, हर कमिटी बोल रही है कि जो डाइल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो प्रॉपर हो, हर कमिटी बोल रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डिफरेंसेस भी हैं, वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, यहां पे बात की 1957 की इस कमेटी ने कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हो, मतलब पंचायत में भी 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, 3 लेवल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, मैं स्टेट और सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस की बात कर रहा हूं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। तो यहां पे बात की गई कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम हो। ठीक है, सबसे देखिए, हमारे यहां सेंटर है, फिर स्टेट है।
स्टेट के अंदर आते डिस्ट्रिक्ट्स, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जिला परिषद, ठीक है, समझ गए, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हो आपका पंचायती समिति, और सबसे छोटा जो होता है हमारा गांव, विलेज लेवल पे हो ग्राम पंचायत। और अभी ग्राम न्यायालय की बात हमने की थी पिछली बार, 2008 में उसको पारित कर दिया है। बहुत सारे 5000 से ज्यादा ग्राम न्यायालय बनाने हैं। अभी फिलहाल कितने ग्राम न्यायालय हैं, चलिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ये मैंने बताया था पिछली बार। उसके बाद जो विलेज पंचायत, जो गांव में चुन के लोग आए उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, समझ रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन हो यहां पे। जो विलेज पंचायत, जो गांव में पंचायत हो ना, जो ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन हो। पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो, मतलब ग्राम पंचायत में लोग डायरेक्ट वोट करेंगे, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, पंचायत समिति यहां पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब इनको नॉमिनेट किया जाए बेसिकली, समझ रहे हैं। उसके बाद यहां पे प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी, जितनी भी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज है वो इन्हीं को दी जाए, इन्हीं समितियों को दी जाए। पंचायत समिति जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जिला परिषद जो है वो एडवाइजरी बॉडी होगी, कोऑर्डिनेटिव और सुपरवाइजरी बॉडी होगी, समझ रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा, डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होगा, जो कलेक्टर होगा, वो चेयरमैन होगा जिला परिषद का, वही सब कुछ देखेगा। फिर जो रिसोर्सेज हैं, ये आपको पॉइंट सब में कॉमन मिलेगा, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली ट्रांसफर किए जाएंगे इन बॉडीज को। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस, ठीक है। अब राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज को एक्सेप्ट किया, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिए। ये कमिटीज की रिकमेंडेशन जो है, बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई, और राजस्थान पहला स्टेट बना जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट किया, अपनाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, और उसके बाद फिर सारे स्टेट्स ने अपना लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन नहीं था, मतलब यहां पे 3 टायर गवर्नमेंट की बात की गई थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम लेवल। लेकिन प्रॉब्लम यह ही कि कुछ स्टेट्स ने, जैसे तमिलनाडु, उसने 2 टायर रखा, वेस्ट बंगाल उसने 2 टायर रखा, तो यह प्रॉब्लम हो गई। तो अब यहां पे बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात आएगी पैसे की, ठीक है। देखिए, ये जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होंगे, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो पैसे के बिना तो चलेगी नहीं। तो जब इन समितियों को पैसे दिए जाएंगे तो वो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के बेसिस पे दिए जाएंगे ना। लेकिन अब यहां पे 2 टायर जब सिस्टम बनाया जा रहा है तो फिर वो तो गलत हो रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्कीम थी वो तो 3 टायर के लिए थे, लेकिन कुछ स्टेट ने 2 टायर बना लिया। एक्चुअली ये दोस्तों आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। तो सरकार को यहां पे स्वायत्तता है, राज्य सरकारों को स्वायत्तता है कि इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करें। ये चीज आप समझ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है ये। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं आता तो पंचायती राज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता, राज्यों के लिए कंपलसरी होता। लेकिन क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, अब उसका पूरा मैंने लेक्चर लिया, तो राज्यों के पास ये ताकत है कि वो अपने हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करें। तो कुछ राज्यों में 2 टियर ही रहा, तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। फिर दोस्तों 1960 से लेकर 1976 तक बहुत सारी कमिटीज बनी, हाउस कमिटीज बनी, ठीक है। यहां पे हाउस वर्किंग ग्रुप बना, और मतलब कमिटीज तो नहीं लेकिन हाउस वर्किंग ग्रुप बना, ठीक है। अब उसकी डिटेल आप किताब में देखिएगा। अगली जो बड़ी कमिटी आती है वो आती है अशोक मेहता कमिटी 1977 में, ठीक है। 1977 में जनता गवर्नमेंट आई, जनता सरकार आई, और अशोक मेहता कमेटी आई। उसने 132 रिकमेंडेशन दिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूं। 3 टायर सिस्टम को हटाओ, इससे 2 टायर, इसको रिप्लेस करो 2 टायर सिस्टम से। 2 टायर सिस्टम में क्या होगा, अब देखिए ये कमिटी ने एक ऐसी चीज बताई है जो पूरे सिस्टम को हिलाएगी। कैसे, यहां पे बता रहे हैं कि अब यहां पे कंपेयर करिए, इधर अगर हम बात करें बलवंत राय कमेटी की, तो उन्होंने बोला ग्राम पंचायत सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, क्योंकि गांव जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है। तो गांव के लिए ग्राम पंचायत हो। अब यहां पे अशोक मेहता कह रहे हैं ग्राम पंचायत की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं। क्या हो, जिला परिषद हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मंडल पंचायत हो, ठीक है। मंडल पंचायत यहां पे क्या, ग्रुप ऑफ विलेज हो। तो यहां पे इन्होंने 2 चीजों को डायरेक्टली खत्म कर दिया। क्या, यहां पे इन्होंने बोला पंचायती समिति की जरूरत नहीं है, ग्राम पंचायत की जरूरत नहीं है, ठीक है।
यहां पे इन्होंने बोला सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर मंडल पंचायत। मंडल पंचायत क्या, ग्रुप ऑफ विलेजेस। मंडल मतलब होता है ना ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिन विलेजेस की पॉपुलेशन 15,000 से लेकर 20,000 तक हो, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस हो, ठीक है, इन विलेजेस को कंबाइन करें जिनकी टोटल पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 तक हो, ठीक है। मतलब जैसे एक गांव की मान लीजिए पॉपुलेशन है 1,000, ठीक है, तो ऐसे 15 गांव बनाओ, 15 गांव को कंबाइन करके मंडल पंचायत बनाओ, ठीक है। और 15 गांव, अब ये 15 गांव, एक गांव की पॉपुलेशन 1,000 है तो 15 गांव की कितनी होगी, 15,000। तो यानी कि एक मंडल पंचायत में 15 से 20 गांव होंगे अगर उसकी पॉपुलेशन 1,000 है, ठीक है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया दे रहा हूं, मतलब पॉपुलेशन मैक्सिमम 15,000 से 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, ये बोला। वहां पे गांव था, यहां पे डिस्ट्रिक्ट बना दिया। जिला परिषद को इन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया, ओके। जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी समझ रहे हैं ना, मतलब जो यहां पे चुन के आएंगे वही देखेंगे चीजों को, जो जो पंचायत समिति में चुन के आएगा, ठीक है, वही देखेगा। वो तो एग्जीक्यूटिव जो काम को करता है, पैसे दे दिए आपको, आप काम को करेंगे ना, आप इंप्लीमेंट करेंगे, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप हो गए एग्जीक्यूटिव, जो काम को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद यहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया बंटाधार। ब्यूरोक्रेटाइजेशन ये तो कर दिया ना, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिक्स यहां पे इन्वॉल्व हो गई। यहां पे बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन हो, तब तो गलत हो गया ये। पंचायत इलेक्शन में अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो स्वायत्तता कहां हुई। उसके बाद फिर यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बाद में अभी तो है भी यहां पे, ये जो पॉइंट यहां पे बताया है इस कमिटी ने, वो तो अभी इंप्लीमेंट भी किया गया है कि टैक्स कलेक्ट करने की पावर दी जाए यहां पे, ठीक है। खुद जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो खुद से ही मैनेज करें, कुछ चीजों पे यहां पे टैक्स कलेक्ट कर सके जो पंचायती है, पंचायती राज्य इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और उसके बाद सोशल ऑडिट हो डेली, मतलब रेगुलर बेसिस पे सोशल ऑडिट हो। और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि पंचायती राज सिस्टम को सुपरसीड कर ले, अपने आप मतलब अपने कंट्रोल में ले ले। फिर न्याय पंचायत का यहां पे कंसेप्ट आया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होगा वो जो पंचायती राज इलेक्शन होंगे वो करवाएगा। डेवलपमेंट फंक्शंस, ये सब दोस्तों आप देख लीजिएगा। एससी एसटीज और वुमेन्स के लिए यहां पे सीट जो है वो रिजर्व रहेगी, ये सब वुमेन्स के लिए नहीं, एससी एसटीज के लिए, ठीक है ना। तो ये अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन थे, बट प्रॉब्लम ये हुई कि जनता पार्टी कर गई कोलैप्स, तो रिकमेंडेशन धरे के धरे रह गए, है ना। फिर आती है 1985 में जीवी के राव कमेटी, ठीक है। जीवी के राव कमेटी की बात करें दोस्तों, तो पिछली दो कमिटीज में क्या था, ब्यूरोक्रेटाइजेशन था, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स का ज्यादा कंट्रोल था, आईएएस का ज्यादा कंट्रोल था, आईपीएस का ज्यादा कंट्रोल था, एग्जीक्यूटिव्स का ज्यादा कंट्रोल था। यहां पे इन्होंने इस कंट्रोल को हटाने के लिए, ताकि ज्यादा स्वायत्तता मिल पाए, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो जिला परिषद है, ठीक है, इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी हो, है ना। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में जिला परिषद का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हीं इंस्टीट्यूशन से होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक पोस्ट बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, और फिर जो इलेक्शंस होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वो रेगुलरली होंगे, ओके। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी। फिर आई एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी की बात करें तो राजीव गांधी की सरकार ने एलएम सिंघवी की कमेटी बनाई, एलएम सिंघवी के अध्यक्षता में कमेटी बनाई। जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे उसी नाम से कमेटी है, ये याद रखिएगा। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, उन्होंने रिकमेंडेशन ये थी, बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करो, प्रोटेक्ट करो, प्रिजर्व करो, संवैधानिक दर्जा दो पंचायती राज को, वरना किसी भी रिकमेंडेशन का कोई काम नहीं। सारी रिकमेंडेशन धरी की धरी रह जाएंगी अगर हम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं देते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये आप देख रहे हैं ना, ये हर कमेटी की रिकमेंडेशन में है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फिर यहां पे न्याय पंचायत होने चाहिए, ठीक है। क्लस्टर ऑफ विलेजेस को स्टैब्लिश करो, मंडल्स को स्टैब्लिश करो, और न्याय पंचायत हो। कोई डिस्प्यूट हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो, लोगों में लड़ाई हो जाए, तो न्याय पंचायत में जाया जा सके। ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। और विलेजेस को दोबारा रीऑर्गेनाइज करो ताकि ग्राम पंचायत ज्यादा अच्छे से बन सके,
ठीक है, तो यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस की भी बात की गई है और ग्राम सभा को यहां पे इंपॉर्टेंस दी गई है। इससे पहली वाली कमेटी में जीवीके राव में जिला परिषद को दी थी, यहां पे ग्राम सभा को इंपॉर्टेंस दी है। ग्राम सभा को बोला कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, तो ग्राम सभा में यहां पे इलेक्शंस होने चाहिए। विलेज पंचायत के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होने चाहिए। ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। ग्राम सभा के पास ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करना चाहिए। ओके, तो ये एलएम सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन थे। ये थुंगटाउन कमेटी 1988 में, ठीक है। अब पीके सॉरी ये टी नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ये थोंगान कमेटी है, ठीक है, तो ये टी आप हटा दीजिएगा। तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं। इन्होंने वही कॉन्स्टिट्यूशनली इसको रिकॉग्नाइज करो, 3 टियर सिस्टम यहां होना चाहिए, ठीक है। 3 टियर सिस्टम चलता आ रहा है। अच्छा, एक चीज तो मैं तब बताने भूल गया, ये कमेटी, एक चीज याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के रिकमेंडेशन को स्टेट्स ने लिया, मतलब स्टेट्स ने, राज्यों ने बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो बताया था उसको इंप्लीमेंट किया। उसी के बेसिस पे इन्होंने पंचायती सिस्टम बनाया। उसके बाद की जो कमिटीज आई है ना, वो बस बता रही कि इसमें इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या और चीजें ऐड की जाए। ये चीज आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पे थुंगॉन कमेटी ने क्या बोला, वही चीज की 3 टायर सिस्टम हो, जिला परिषद हो। जिला परिषद अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहां पे जो पंचायती राज बॉडीज है, इनका फिक्स्ड टेन्योर हो 5 साल का, है ना, और जो मैक्सिमम पीरियड हो वो 6 महीने से ज्यादा का ना हो, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी को सेटअप करना चाहिए स्टेट द्वारा। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो हर स्टेट में सेटअप करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए। फिर फाइनल कमेटी आई गाडगिल कमेटी, और इसी के ही प्रोविजंस को एक्सेप्ट किया हमने, और फिर हमने संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज को। गाडगिल कमेटी क्या बोलती है, 1988 ये फाइनल कमेटी थी दोस्तों, फाइनल रिकमेंडेशन, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली। वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, और इसने क्या बोला, इसने बोला कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 3 टियर सिस्टम बनाओ, बिल्कुल बनाया। यहां पे ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, विलेज लेवल पे ग्राम सभा, और इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो 3 टियर सिस्टम है हमारे यहां, है ना। उसके बाद जो पंचायती राज का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है 3 टायर, ये ग्राम सभा और ये जिला परिषद, इनका जो टेन्योर हो वो 5 साल का हो, हर 5 साल में इलेक्शन हो दोबारा, ठीक है। और तीनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्ट होके आए, जो मेंबर्स ऑफ द पंचायत है ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आए तीनों लेवल पे। वुमेन्स, एससीज और एसटीज के भी रिजर्वेशन हो, इसके भी रिजर्वेशन के भी प्रावधान हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे पंचायती राज बॉडीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए, जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए, जो कि पंचायती राज के पास थे। ये पंचायती राज बॉडी जो है वो इंप्लीमेंट करेंगी, और पंचायती राज को ये ताकत दी जाएगी कि ये टैक्स को कलेक्ट कर सके और लेवी भी कर सके। तो यहां पे हमको क्या मोटी मोटी चीजें, इन कमिटी से क्या मोटी मोटी चीजें समझ में आ रही है। और अभी पंचायती राज में क्या है, सबसे पहले तीनों लेवल पे इलेक्शन होता है। दूसरी चीज दोस्तों, टेन्योर फिक्स होता है, रिजर्वेशन है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, और पंचायती राज जो है वो टैक्सेस भी कलेक्ट करती हैं। ये चीज आप समझे। अब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। राजीव गांधी ने रिकमेंडेशंस मान ली, ठीक है। फिर वीपी सिंह की सरकार है 1989 से लेकर 1991, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1992 में रिकमेंडेशंस मानी और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक प्रावधान दिए हैं, यहां पे अमेंडमेंट किया, ठीक है। और हां, पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें ऐड किया। 11th शेड्यूल ऐड किया। 11th शेड्यूल में दोस्तों 29 फंक्शनल आइटम्स ऐड किए हैं, समझ रहे हैं। 11th शेड्यूल है हमारा, पहले 10 थे, 11th एक और शेड्यूल ऐड कर दिया, जो किससे डील करेगा, जो डील करेगा आपका पंचायती राज से। 29 फंक्शनल आइटम्स, 29 ऐसे आइटम्स दिए गए जिन पे पंचायत के पास ताकत थी। और 11th शेड्यूल में जो 29 फंक्शनल आइटम है, इसके लिए आर्टिकल है 243J, अनुच्छेद 243G, ओके। और आर्टिकल 40 को प्रैक्टिकल शेप मिला 1952 में, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है आर्टिकल 40।
कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करो। तो महात्मा गांधी का सपना तो साकार हुआ, लेकिन क्या ये इफेक्टिव लेवल पे हो पा रहा है, इफेक्टिवली इसको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये भी हमको देखना होगा। क्योंकि गांव की हालत उतनी अच्छी तो है नहीं, जो गांव के लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं शहर में, प्रॉब्लम तो है अभी भी। तो हम अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों, ये एवोल्यूशन ऑफ ग्राम, इधर पंचायती राज सिस्टम हमने देखा, और अगले पार्ट में देखेंगे सेलिएंट फीचर्स और पावर्स क्या है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।